करेक्शन जो है ना वो ये पिछले नवंबर से स्टार्ट हो गई। रेंट बढ़ने शुरू हुए थे। रेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है? हाउसिंग नहीं, जो लोग नए नए आ रहे हैं, मतलब पिछले 2020 से लेकर 2024 तक तकरीबन 4 लाख लोग आए हैं। अब इतने सारे लोग जो आ रहे हैं तो उनको जगह ही नहीं मिल रही। जब जगह ही नहीं मिली तो रेंट इंक्रीज हो रहे हैं। दिसंबर में लॉन्च हो जाता है स्मार्ट रेंटल इंडेक्स। रेंट कंट्रोल करते हैं रेरा, दुबई गवर्नमेंट एक एरिया का रेंट जो कंट्रोल करते हैं कि भाई कितना बढ़ा सकते हैं। एरिया को भी उन्होंने बाइफर्केट कर दिया है बिल्डिंग्स के ऊपर, यानी कि बिल्डिंग की एज और उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको देखते हुए आप। इसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि वो जो बिल्डिंग्स अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रही उन पे लोग पैसे खर्च करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, अम्यूनिटीज बेहतर करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि यार इस बिल्डिंग का रेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं बेच देता हूँ उसको। वो बिल्डिंग बिकेगी भी मुश्किल से। लोग खरीदते भी ये भी पूछेंगे कि भाई इसकी रैंकिंग क्या है। जो रेडी प्रॉपर्टीज होंगी वो सस्ती हो जाएंगी कंपेयर टू जो ऑफलाइन प्रॉपर्टीज हैं। आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है और आपकी ड्यू डिलिजेंस नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट के अंदर ब्लाइंडली जाके अब आप कुछ खरीद नहीं सकते। एक एवरेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री से कॉम्प्लेक्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रही है। तो वही अपग्रेडिंग इटसेल्फ। 10 साल का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप वो देख के एंटर होंगे, जाएंगे, स्टिल अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट। दुनिया भर में जहाँ भी कोई टर्माइल होता है, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो उसका इम्पैक्ट दुबई पर पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और सबसे एक यूनिक पॉइंट इस दफ़ा ये है कि हमेशा से जो भी इमिग्रेंट्स आते थे वो टेम्प्रेरी तौर पे आ जाते थे ना, वो आते थे, काम करते थे, चले जाते थे। अब जब से गोल्डन वीज़ा शुरू हुआ है तो वो जो टेम्प्रेरी इमिग्रेशन का जो एक खौफ था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यानी कि अगर कोई अब चाहता है वहाँ पे अपनी सारा कैपिटल लेके, उसको एटलीस्ट ये फिक्र नहीं है कि यार मुझे 2 साल बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी जॉब नहीं रही। कैपिटल भी उसी हवाले से लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। जब आपको इतनी कन्विक्शन होती है ना किसी भी एसेट के बारे में, तो फिर अगर डाउन टर्न आता भी है तो आपको पता है कि यार इसकी वर्थ, ट्रू वर्थ इसकी ये है, वो ओवर टाइम जो है वो रिकवर हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जॉइनिंग बैक अगेन। आज हमारा टॉपिक दुबई में कुछ रियल एस्टेट के हवाले से चेंजेस आई हैं और मार्केट थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आ रही है, कुछ करेक्शंस आई हैं। आज उस हवाले से हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या करेक्शंस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उनका फ्यूचर आउटलुक पे क्या प्रोजेक्शन है। उस हवाले से थोड़ी सी हम डीप डाइव करेंगे दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से। तो आइए चलते हैं अपने उन्हीं गेस्ट के साथ। मोहसिन भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं पक्का गेस्ट हो गया हूँ आपका। बिल्कुल, आप तो परमानेंट गेस्ट हैं वो। मैं तो पक्का पक्का हो गया हूँ। हाँ। और बहुत कमेंट्स में जब पढ़ता हूँ आपके उसके ऊपर तो काफी लोग जो हैं वो सवाल जवाब करते हैं। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार ये कितनी अच्छी बात है कि हम कोई बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। और माशाल्लाह आपके व्यूज भी काफी इंक्रीज हो गए। तो गुड वर्क यासीन। जबरदस्त चल रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल, गपशप करने में। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर टाइम मोहसिन भाई। आपकी जो रिसर्च है वो काफ़ी यूनिक है इस हवाले से कि आप सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें नहीं बता रहे, आप सारे प्रोस एंड कॉन्स बता रहे हैं मार्केट के हवाले से, ताकि जो भी लोग पाकिस्तान से या दुबई से बाहर बैठे हुए हैं, जैसे कि कनाडा में, यूके में या यूएस में, उनको इतनी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर आप ये इनसाइट्स दे रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं उन लोगों के लिए। तो उनको हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि वो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ईज़ी साबित होगी। हम्म। तो ज़रा ऐसे ही है। बताइए कि दुबई में क्या चेंजेज़ आई हैं? आपने बताया था कि रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और मार्केट थोड़ी-सी स्लो होती हुई नज़र आ रही है अब आगे की तरफ। तो क्या चेंजेज़ हैं आपकी आपके पास? राइट। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अपडेट्स क्या हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं। वो बैकग्राउंड ये है कि जैसे हम पुरानी भी पॉडकास्ट पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे और कह रहे थे दुबई को देखें, दुबई को देखें, दुबई को देखें। और हमने लास्ट पॉडकास्ट में बड़ी इन लेंथ बात की है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये जो रिसर्च थी, जैसे मॉर्गन स्टैनले थी और आईएमएफ था और एएमएफ था और ये सारे वर्ल्ड बैंक था, ये सब। तो जब ये सारी रिसर्च कंक्लूड हुई एक तरह से, तो ये तो लग रहा था कि कोई इनको कोई बबल नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो एक चीज मैंने नोट की वो ये की कि बबल बनते हुए देर नहीं लगती। क्योंकि ये जो ह्यूमन साइकी है ना, फोमो की, कि यार मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे। तो और मार्केट वैसी हर्ड मेंटेलिटी होती है। मार्केट रैशनल नहीं होती, हर्ड मेंटेलिटी होती है। एक डायरेक्शन में जाना शुरू करती है तो एक डायरेक्शन में पहुंच जाती है, और दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू करती है तो दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाती है। अब आप उसको जितना भी कह दें कि उसको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, इसीलिए ये रैली करती है। चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ हुँ, गई, चढ़ गई, चढ़ गई, और फिर वापस। क्योंकि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व साइकोलॉजी है, है। हुँ, ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। तो जो चीज मैंने कंक्लूड की थी ना अपनी रिसर्च की बेसिस के ऊपर, वो ये थी कि अगर ये
अगर ये इन्होंने इसको जो मोमेंटम है लोगों का कि पीछे ना रह जाए, पीछे ना रह जाए, पीछे ना रह जाए, इसको अगर इन्होंने थोड़ा सा सेटल डाउन नहीं किया ना लोगों के इमोशंस को, तो फिर ये कहीं घुस ही ना जाए किसी ऐसी जगह पे जहां पे इसको संभालना मुश्किल हो जाए। अच्छा, ये भी जिक्र कर चुके हैं कि मैं लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में था दुबई के अंदर, कुछ इन्वेस्टर्स भी मेरे साथ थे। तो वहां पे उस वक्त शोर ये मच रहा था कि रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। और मैं अब आ रहा हूं उसी टॉपिक के ऊपर कि वो क्या चीजें नजर आ रही हैं करेक्शन की तरफ होती हुई। तो करेक्शन जो है ना वो अभी की नहीं है, ये पिछले नवंबर से स्टार्ट हो गई थी। और वो कैसे स्टार्ट हुई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो किसने स्टार्ट की थी। वो स्टार्ट ऐसे हुई थी कि जब रेंट बढ़ने शुरू हुए थे। रेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास हाउसिंग नहीं है। जो लोग नए नए आ रहे हैं, मतलब पिछले 2020 से लेकर 2024 तक तकरीबन 4 लाख लोग आए हैं दुबई के अंदर। अब इतने सारे लोग जो आ रहे हैं तो उनको जगह ही नहीं मिल रही। जब जगह ही नहीं मिल रही तो रेंट इंक्रीज हो रहे हैं, रेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं और अपने आप को कैसे मैनेज करूं, राइट। और बहुत से लोग फिर शिफ्ट होते हैं शारजा की तरफ जब रेंट इंक्रीज होते हैं। तो बड़ा शोर मचा हुआ था नवंबर में। दिसंबर में लॉन्च हो जाता है स्मार्ट रेंटल इंडेक्स। और ये क्या बला है भाई। अच्छा, ये एकदम से तो लॉन्च नहीं हुआ होगा, इस पे तो ये काफी अरसे से काम कर रहे होंगे। तो उन्होंने लॉन्च क्या किया, लॉन्च ये किया कि भाई जो हम एक एरिया का रेंट कंट्रोल करते हैं, रेरा दुबई गवर्नमेंट एक एरिया का रेंट जो कंट्रोल करते हैं कि भाई कितना बढ़ा सकते हैं और कितना नहीं बढ़ा सकते, वो कंट्रोल करते हैं। तो अब उस एरिया को भी उन्होंने बाइफ्रिकेट कर दिया है बिल्डिंग्स के ऊपर। यानी यानी कि बिल्डिंग की एज और उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको देखते हुए आप ऐसे ही रेटिंग्स कर दी उन्होंने हर बिल्डिंग की। और बिल्डिंग की रेटिंग्स करने के बाद कहा कि भाई बिल्डिंग ए के तो पैसे इंक्रीज हो सकते हैं, बिल्डिंग बी के नहीं हो सकते। अब आप क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं हो सकते, तो अभी आपने जो उसका जवाब है वो दे दिया। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसमें अमेनिटीज कम है, उसकी वो बनी हुई पुरानी है, मेंटेन ठीक नहीं हुई हुई, जो भी है। तो रेटिंग सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये रेटिंग सिस्टम वैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, ऑब्वियसली बहुत सारी बिल्डिंग्स के जो रेट थे, रेंट थे, वो नहीं इंक्रीज हुए। तो एक तरह से वो एक पहला आपको ना स्टेप वन नजर आया कि अरे अच्छा, मार्केट थोड़ी सी इन्होंने कूल डाउन कर दी है उससे जो चोर बच रहा था। तो इस रेंट इंडेक्स से पहले बिल्कुल ओपन मार्केट थी कि जिस जो लैंडलॉर्ड जो भी रेंट रखना चाहे नहीं वो नहीं रख सकता नहीं, था। ओपन मार्केट तो पहले भी देखें, ये इन्होंने रेंट कंट्रोल तो उसी वक्त से स्टार्ट कर दिया था जब मार्केट क्रैश की थी लास्ट टाइम। क्योंकि अच्छा। वो क्रैश ही ये था कि लोगों ने अपनी मर्जी से रेंट बढ़ा दिया था कि भाई दुबई दुबई वाह वाह दुबई, तो 20,000 दरम का रेंट है, मैं तो 50 लूंगा, मैं तो 45 लूंगा। अपनी मर्जी से करते थे। तो वो मर्जी खत्म करके जब इन्होंने रेरा स्टैब्लिश की थी, तो रेरा ने किया यही था कि एरियाज के रेंट कंट्रोल कर लिए थे कि भाई इस एरिया के अंदर आप वेबसाइट पे जाइए, आप अपनी प्रॉपर्टी डालिए, वो आपको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देगा कि इतना रेंट इंक्रीज हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। अब एरियस के को छोड़ के अब वो नीचे तक आ गए। तो लेयर वन तो वो ऐड कर ही चुके थे पहले, जिसकी वजह से रेंट काफी कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन अब उन्होंने एक और लेवर ऐड कर दिया कंट्रोल करने के लिए, और वो लेवर ये था कि अब इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की बेसिस के ऊपर जो है वो हम रेंट को कंट्रोल करेंगे। तो पहला तो ये चेंज है जो आई श्योर बहुत सारे लोग अभी से गुजर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। खासकर ये उन लैंडलॉर्ड्स को तो सबको पता होना चाहिए जो कि जिनकी वहां प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये उनको इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा कि वो जो बिल्डिंग्स अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रही, उन पे लोग पैसे खर्च करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, एमिनिटीज बेहतर करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि यार इस बिल्डिंग का रेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, मैं बेच देता हूं उसको, मैं कहीं और चला जाता हूं। अब वो बिल्डिंग बिकेगी भी मुश्किल से, क्योंकि अब लोग खरीदते हुए ये भी पूछेंगे कि भाई इसकी रैंकिंग क्या है इस बिल्डिंग की। अब रैंकिंग अगर लो है तो लोग क्यों खरीदेंगे उसको। तो एक तरह से वहां पे उन्होंने उसको कंट्रोल किया। अच्छा, इसका दूसरा मतलब जो ये है कि जो रेडी प्रॉपर्टीज होंगी वो सस्ती हो जाएंगी कंपेयर टू जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज हैं। वो तो ऑलरेडी सस्ती हुई हुई थी। हाँ, यानी कि और सस्ती हो जाएंगी क्योंकि अगर उनका रेंट भी गिर गया है और रेडी प्रॉपर्टीज़ का, तो फिर जो भी इन्वेस्टर होगा वो यही सोच के ऑफर डालेगा ना कि भाई इसका तो रेंट 20% कम है कंपेयर टू ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, तो मैं तो उसको इतने नहीं दूंगा। ऐसे ही है। तो वो हम्म। आप एक और
कहते हैं ना सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक और चीज ऐड हो गई है, स्मार्ट रेंटल इंडेक्स। तो अब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आप ये भी पूछेंगे कि भाई ये जरा मैं इंटरनेट पर चेक तो करूं कि मैं इसका रेंट कितना बढ़ा सकता हूं, कितना गिरा सकता हूं। तो वो आप कंट्रोल मेजर चेक करेंगे उसका कि वो क्या है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. और फिर ये जो स्मार्ट रेंटल इंडेक्स है ये टाइम के साथ साथ बट अपडेट भी होता रहेगा ना, यानी कि ये फिक्स तो नहीं है। तो जो लेट्स से रेटिंग आज है प्रॉपर्टी की, लेट्स से 2 इयर्स के बाद वो चेंज हो जाती है। तो फिर तो ये एक काफ़ी डायनामिक सी सिचुएशन बन जाएगी इन्वेस्टर के लिए कि अगर वो रेडी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं तो उनको ये देखना पड़ेगा कि ओवर द टाइम लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स इसका रेंट मज़ीद गिरता रहेगा या उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो कम होती रहेगी। मैं आजकल लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि दुबई की मार्केट अब हर एक के लिए नहीं रही है। वो जो लोग थे कि मैंने ले लिया, छोड़ दिया, रेंट आ रहा है, ठीक है, जबरदस्त चलता रहेगा 20-25 साल तक, दुबई आपको बैठने नहीं देगा। बट साथ में अगर आप मेहनती इन्वेस्टर होंगे, मेहनती, तो रिवॉर्ड भी करेगा। और वो क्या है? आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है और आपकी ड्यू डिलिजेंस नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट के अंदर ब्लाइंडली जाके अब आप कुछ खरीद नहीं सकते किसी आम आदमी के कहने के ऊपर कि जी वो मार्केट चढ़ रही है, वहां जाके ले लीजिए। अरे मैं गया था, हर हर एजेंट से मेरी बात हुई, हर एजेंट कह रहा था वहां से ले लो, ये था वो ले लो। ये अब आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये कि जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं वहां पे मार्केट के अंदर, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके उनके इंटेंट क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको तो सेल करना है। सेल करना है, प्योर ये ऑब्जेक्टिव है। अब जब जो सेल करना है और उसके बाद उसको मैनेज करना है, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो अब आपको वाकई ड्यू डिलिजेंस खुद भी करने की जरूरत है और फिर ऐसे लोगों के साथ एंगेज होने की जरूरत है जो कि मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो। ये मार्केट अब एक एवरेज और एक एवरेज रियल एस्टेट इंडस्ट्री से कॉम्प्लेक्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रही है। तो दुबई अपग्रेडिंग इटसेल्फ, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आपको मेहनत करके और मेहनत करके, जो 2008 में आपने नहीं की या 2015 में नहीं की आपने या 2020 में नहीं की, वो अब करके आपको एंटर होने की जरूरत है। तो अब वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है दुबई में, तो वो ये सोच के ना करे कि उसने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म फिर उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिर उसको ये स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि उसने किस तरह शॉर्ट टर्म के अंदर मूव करना है कैपिटल, यानी कि आज लेट्स से उसने ऑफ प्लान प्रॉपर्टी उठाई, 2 या 3 साल के बाद उसको फिर दोबारा जो है बेच के आगे मूव ऑन किया, तो कैपिटल आप रोटेट करते हैं, यानी कि आप एक किसी प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटल फंसा के ना बैठें, क्योंकि फिर आपको जो प्रॉफिट जो आरओआई बनता है वो नहीं बनेगा नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, 10 साल का होराइजन आपके सामने होना चाहिए। 10 साल का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। आज का जितना डेटा है आपके पास वो कंप्लीट होना चाहिए। रिसर्च कंपनीज क्या कह रही हैं, रिस्क एनालिसिस कितना है इसका, फिर जो खरीदने आप जा रहे हैं प्रॉपर्टी, वो उसके खरीदने के कितने रीजंस हैं, यानी एक प्रॉपर्टी के रीजन खरीदने के 10 हैं, एक के 30 हैं, 30
मतलब वो चेकलिस्ट कट 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 टिक होती जा रही है। तो वो अब आपको देखना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप वो देख के एंटर होंगे, जाएंगे, स्टिल अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट। उसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि दुबई की मार्केट बहुत लुक्रेटिव है, बट सिंपल नहीं है। ये समझने की लोगों को जरूरत है। या कोई लोग पूछते हैं ना, यार मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, यार वहां कर दो। वो नहीं होती, खाने पे टॉक हो रही है, चाय पे गए हुए थे, अरे तुमने किया था, तुम्हारा क्या हुआ, अरे यार मैंने वहां किया था, वो बहुत चूक गई, अच्छा मैं भी जाके कर देता हूं। अरे भाई मैंने कब किया था? अब क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए? ये ऐसे ही है यार। यासीन, मैं रेगुलरली अब आना जाना हो रहा है यहाँ पे। दुबई में ना हर 3-4 महीने के बाद आप ऑटो पायलट पे गाड़ी नहीं चला सकते। इतनी चेंजेस हो रही हैं, इतने नए नए एग्जिट बन रहे हैं, इतनी नई नई सड़कें बन रही हैं। तो वो जो मेरी 4 महीने पुरानी जो मेमोरी होती है, वो बिल्कुल ही फेल हो जाती है अगर मैं अपनी मेमोरी के ऊपर चलूं। तो मुझे हर वक्त गूगल मैप को ऑन रखना पड़ता है दुबई के अंदर। यही सेम चीज हो गई है अब प्रॉपर्टी के साथ भी। तो अगर आपकी 4 महीने की पुरानी कोई वो है, या 4 महीने पहले मेरा दोस्त कह रहा था वहां ले लो, 6 महीने पहले दोस्त कह रहा था वो ले लो, नॉट वैलिड एनी मोर। तो अब मेहनती लोगों को इधर मार्केट में देखने की जरूरत है, जिनको शौक है खरीदने का, बेचने का, रखने का। और मेरी अम्मा कहती हैं कि प्रॉपर्टीज जो है ना, वो बच्चे होते हैं, उनको बच्चों की तरह रखना पड़ता है, पालना पोसना पड़ता है। और फिर जब वो अच्छी बड़ी हो जाती हैं प्रॉपर्टीज, तो फिर हमें कमा के देती हैं। तो मेरी अम्मा की तो ये अप्रोच है उसके मामले। तो मुझे वही लग रहा है कि आप बच्चों पे कितनी मेहनत करते हैं, वो भी अब कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। कितना होता है। तो ये उनका कितना जबरदस्त बोध है कि मैं अब लोगों से यही कहता हूँ कि यार ये तो आप समझे, आप आपकी कोई बच्चा गोद ले रहे हैं आप, और उसको उसी तरह से आप ट्रीट करें। अगर तो वो जो आप ट्रीट कह रहे हैं करेंगे कि तो 10 बहुत साल फर्क का है। होराइजन हो, जो कि मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए, स्पेशली अगर आप मोर्गेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे मैंने ये देखा है दुबई के अंदर कि जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी प्री कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कीमतें की जो एप्रिसिएशन होती है वो शुरू में ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है वो थोड़ा-सा पुराना हो जाता है, उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं मेंटेनेंस के, सारा कुछ। तो उस हवाले से अगर आप 10 साल का होराइज़न बना बना भी रहे हैं, तो फिर आपको एक प्रॉपर्टी में तो नहीं उस 10 साल गुज़ारने हैं ना, आपने फिर मल्टीपल एग्ज़िट्स करने हैं। यानी कि आपने लेट्स से अगर जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है वहाँ से स्टार्ट किया, 2-3 साल या 4 साल के बाद आपने फिर वहाँ से इसको एग्ज़िट किया, उसके बाद दोबारा एक और ऑफ प्लान में घुसे, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो आप फिर एक और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में घुसे क्योंकि वहाँ पे एप्रिसिएशन का चांस ज़्यादा है। फिर वहाँ पे भी आपने 2-3 साल लगाए, फिर आपने एग्ज़िट किया, फिर इस तरह मूव ऑन हुए। तो आप यही आपका आपका कहने का तरीका है कि अगर 10 साल का अगर हम होराइज़न बनाए भी, तो वो इस तरह से हो मल्टीपल एग्ज़िट्स के साथ। यार इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। वो ऐड ये हुँ, करूंगा कि देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे देंगी। ये दुबई का में है सिनेरियो, हर जगह शायद हुँ, शायद ना मिले। और वो आपको अच्छा कैश फ्लो भी दे देंगी। ऐसा भी सिलसिला है, ये नहीं है सिलसिला, क्योंकि दुबई एक इमर्जिंग मार्केट है। दुबई एक सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, और वो कोई पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो भी नहीं कर रही कि जी हुँ, यूं चढ़ी, यूं गिर गई, यूं चढ़ी, अब गिरेगी, फिर गिरेगी। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो डिपेंड ये करता है कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। यहाँ की मार्केट जो जो चलती है, वो बाहर की दुनिया की वजह से चलती है। जो दुनिया के हालात ऊपर नीचे होते हैं, वो उसकी वजह से ड्राइव होती है। तो आपकी अगर नजर इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर है कि वो मार्केट क्या कर रही है, जर्मनी के हालात खराब हो रहे हैं, चाइना में रियल एस्टेट बैठी हुई है, ये वो सारा, तो वो ट्रेंड अगर आपके दिमाग दिमाग के अंदर है, तो आप इस मार्केट को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और फिर जैसे एयरबीएनबी वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जो कि सुपर हॉट प्रॉपर्टीज हैं वो, और वो इतना अच्छा रेंटल आपको देंगी। थोड़ी थोड़ी हो सकता है पुरानी भी हो, पुरानी इन सेंस के बहुत फैंसी ना हो, लेकिन ये कि वो इस तरह के लोगों के लिए हों जो कि ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते उन मार्केट। क्योंकि दुबई अट्रैक्टिव ना हर तरह की के टूरिज्म के लिए हो गया है। हर आदमी जाके दुबई जरूर देखना चाहता है। दुबई एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया लोगों के लिए कि भाई, मैं ठीक है, मैं कोई बहुत वेल ऑफ नहीं हूं अपने मुल्कों के अंदर, लेकिन मैं दुबई जरूर जाऊंगा, जाके देखूंगा तो सही।
तो आपको ऐसी प्रॉपर्टीज ही मिलेगी, लेकिन अगेन वो ये कि आपको फिर ये पता होना चाहिए कि मैं, मेरी ऑडियंस क्या है, जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं वो मैं किस हम्म, ऑब्जेक्टिव के लिए ले रहा हूं। तो हर प्रॉपर्टी बेचने वाली भी नहीं हो सकती और हर प्रॉपर्टी जो है वो रखने वाली भी नहीं हो सकती। हम्म, लेकिन ये मिक्स एंड मैच लेके चलेंगे ना आप, मिक्स एंड मैच, तो आप बैलेंस आउट कर लेंगे। जब 3-4 प्रॉपर्टीज के आप वो बनाएंगे ना, कैश फ्लोज बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो कुछ मीडियोकर कर रही होगी, कुछ ज्यादा कर रही होगी, कोई किसी सीजन में कम कर रही होगी, लेकिन आपके पास एक अच्छा स्टॉक्स की तरह बंच हो जाएगा, S&P की तरह की तरह एक हाँ, एक बंच हो पोर्टफोलियो जाएगा। बन जाएगा। हाँ हम्म, पूरा। तो वो आपको एक अच्छा ओवरऑल रिटर्न दे देगा, और आपको पता होगा कि भाई अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरा इस सीजन का नुकसान हो जाएगा, तो मैं इसको रखता हूं क्योंकि मुझे इस सीजन में तो ये कवरेज दे देती है ना। तो आपको ये जो स्टॉक्स की मेंटालिटी, जो लोग स्टॉक्स करते हैं, उनके लिए दुबई की रियल स्टेट जो है ना वो समझना ज्यादा आसान है। एग्जैक्टली नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल हम्म। वैसे ही है, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और सीजनड हैं थोड़े, वो दुबई को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू सिर्फ वो लोग जो सिर्फ रियल स्टेट में काम करते हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. यानी कि इसमें आपको एक जो ग्लोबल इकॉनमी है उसका व्यू होना चाहिए ना सामने। अब जैसे हमने बात की कि दुनिया में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स दुबई के मार्केट पे पड़ेगा। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो यूएस में टर्बुलेंस आई हुई है, जो टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, स्टॉक मार्केट आज भी कितनी डाउन हो गई है। और यूरोप का तो खैर वैसे ही बुरा हाल चल रहा है जंग के बाद से। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस एल्सवेयर आ रहा है, तो उसका बाज़ औक़ात पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है दुबई पे और नेगेटिव भी। पॉज़िटिव इन अ सेंस कि अगर जैसे कहीं वॉर चल रही है यूरोप के अंदर, तो जितने भी जो वेल्दी लोग होंगे यूक्रेन में, वो निकल के जाते हैं दुबई जैसी जगहों पे अपना कैपिटल लेके, क्योंकि वो एक ईज़ी एक्सेस मार्केट है, ख़ास तौर पे कैपिटल मूव करने के लिए। तो जैसे जो अरब स्प्रिंग आया था, वहाँ से सीरिया से जो लोग निकल के आए थे, वो भी सारे दुबई गए थे, या जो मिडल ईस्ट के इस तरह के जो ट्रबल एरिया से वहाँ से निकल के। फिर रशिया से भी जो लोग निकल के आए थे रशिया की वॉर के बाद। तो दुनिया भर में जहाँ भी कोई टर्माइल होता है, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो उसका इम्पैक्ट दुबई पे पड़ता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आपकी नज़र में अभी ये जो नया क्राइसिस शुरू हो रहा है ट्रेड वॉर के बाद, तो अब दुनिया जो है वो एक मल्टीपोलर सिनेरियो की तरफ जा रही है। यानी कि पहले तो एक फ्री ट्रेड का एक एक सिस्टम था ना कि भाई सब ट्रेड कर रहे हैं आपस में और इकॉनमी ग्रो कर रही है। अब ये जो सारा ट्रम्प ने आके टैरिफ का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सामने आ रही है कि चाइना एक अपना सिस्टम कायम करेगा, जो वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ। यूएस जो है अपना सिस्टम कायम करेगा जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो सब अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उससे ऑफ कोर्स इकॉनमी पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट आएगा। तो आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से दुबई की मार्केट पे पॉज़िटिव या नेगेटिव क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट आने वाला है? यार ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और अब मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। अगर आप कहना कि मैं कोई ओवरव्यू करके बता दूं कि मेरे पास क्या जवाब, मैं लेकिन अगर पूरे ओवरऑल थोड़ा सिनेरियो को देखूं, तो उसमें दुबई इस मामले में न्यूट्रल है। मतलब वो कहता है मुझे, वो जो लोग निकल रहे हैं उनको एक सेफ हेवन देना है, और उन लोगों के लिए सुपर अट्रैक्टिव बनाना है जो भी आ रहा है, चाहे मेरी लॉ की पॉलिसीज हों, चाहे मेरी टैक्स की पॉलिसीज हों, चाहे मेरी लिविंग लाइफस्टाइल की पॉलिसीज हों, या जो भी कुछ है। और साथ में मैं एक ऐसी जगह भी दे रहा हूं लोगों को कि वो आके अपनी फैक्ट्रीज भी मूव कर लें। फैक्ट्रीज, एफडीआईज, अब एफडीआई वन ऑफ द हाईएस्ट है अभी पिछले 4 सालों के अंदर, जो अभी इनका एफडीआई परसेंटेज इंक्रीज है। सो तो इस वक्त जो दुबई उस जो न्यूट्रल एंगल है ना इनका, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो ब्राजील के साथ हो, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे वो यूएस के साथ हो, यूएस के साथ किसी और रिलेशनशिप के अंदर है, चाइना के साथ किसी और रिलेशनशिप के अंदर है, इंडिया के साथ किसी और रिलेशनशिप के अंदर है, तो ये ना उस तरह से अपने आप को मनूवर कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है इस टर्मोइल वर्ल्ड के अंदर। और वो टर्मोइल वर्ल्ड
में जितना बिजनेस हम इस वक्त कर सकते हैं, वो प्रॉब्लली, अच्छी बात तो मैं शायद नहीं कर रहा, लेकिन इतना शायद जब बहुत अच्छे हालात हर जगह के हो जाएंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन द मेन टाइम हम लोगों को जो यहाँ पर आएंगे उनको ऐसा हुक कर लेंगे अपने पास कि वो जाना नहीं नहीं चाहेंगे वहां से। सो मुझे इन चीजों का इम्पैक्ट दुबई के ऊपर वैसे होता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि जो डॉलर है वो अमेरिका के साथ कनेक्टेड है, एफएटीएफ जो है वो अमेरिका के साथ कनेक्टेड है, तो उस दो मामलों में तो वो अमेरिका के साथ बिल्कुल अलाइंड है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिलसिला है इस वक्त काफी ज्यादा इन प्लेस है दुबई के अंदर, और उसका जो कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन और इंक्रीज हो रही है। साथ में मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि लोग मूव कर रहे हैं इस मिडिल ईस्ट की मार्केट के अंदर अपनी फैक्ट्रीज ले लेके, क्योंकि वो उनका जो मुल्क है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा यूरोप में, मेड इन चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग वहां से मूव करें, तो बहुत सारे चाइनीज आ रहे हैं। इंडियंस अभी भी टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मुझे वो लगता है एक बफर है जो जो क्रिएट हुआ हुआ है, और उनका सिर्फ एक कंसर्न है, वो है सिक्योरिटी कंसर्न, वो उनका टॉप कंसर्न। और वो टॉप कंसर्न पे अगर ये खड़े रहे अपने, और उन्होंने मेक श्योर किया कि सिक्योरिटी का जो हम क्लेम करते हैं वो सिक्योरिटी हमारे पास मौजूद है, तो इसके अलावा तो कोई और ऐसी चीज नहीं है जो इसको हिला चुला सकती है। क्योंकि कोविड के बाद आप अगर सारी कंट्रीज को देखें तो सब डाउन हिल ही नजर आ रहे हैं, कहां से अच्छी खबर मिल रही है। हमें यूरोप भूल गए थे, हमने कहा था कुछ अच्छे हालात हो गए होंगे, कुछ जर्मनी की खबर आ गई कि इकोनॉमी खराब हुई हुई है और ये हालात हो गए हैं और नौकरियां नहीं है लोगों के पास, और वो तो नई खबर जर्मनी की आ गई। फिर हम वो रशिया को रो रहे थे कि भाई अब तो ये रशियन वापस जाएंगे तो दुबई के हालात खराब हो जाएंगे, तो वो चाइनीज आके लाइन में खड़े हो गए, वहां वो क्राइसिस खड़ा हुआ है। आपको पता है जिन मुल्कों से हम लोगों का हमारा ताल्लुक है, वहां कौन सी रे ऑफ होप है जो लगे कि भाई हम सब वापस जा रहे हैं, अब हम जाके अपने मुल्कों में रहेंगे। और एक और भी फैक्टर है, इंटरनेट के बाद दुनिया में लोग एक दूसरे से दूर हुए। मैं वैसे नहीं कह रहा दूर होने का मतलब, वैसे तो करीब हुए हैं, यानी आप मुझसे करीब हैं, कितने क्लोज हैं उसके बाद, लेकिन जो हमारे ओपिनियंस है ना, ओपिनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दूसरे से और दूर चले गए। हमारे जो जो डिफरेंसेस हैं वो और इंक्रीज हो गए। पहले हम समझते थे कि यार इसको बंद रखो, छोटा सा है, छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन वो अब कम्युनिटी क्योंकि कनेक्ट हो गई दुनिया के साथ, तो उनके आपस में स्पेसेस इंक्रीज हो गए। तो अजीब सी बात है, बट मेरे ख्याल से मोहब्बतें इंक्रीज नहीं हुई इतनी जितनी नफरतें इंक्रीज हो गई इस इंटरनेट के। और आपको पता है इंटरनेट चलता भी इसी चीज के ऊपर है, कोई गंदी सी बात, खराब सी बात, कोई कंट्रोवर्शियल सी बात कर दो और इंटरनेट जो है वो उल्टा हो जाएगा। कहते हैं ना, वी ब्रोक द इंटरनेट, तो इंटरनेट टूट जाएगा अगर आप गंदी सी बात और ऐसी बात कर दो। लेकिन अगर कोई अच्छी बात कर दो तो अप्रिसिएशन तो होगी, बट 25% होगी। बुरी बात का तो कोई सेंसेशन होता है उसमें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो इंटरनेट ने आके इस चीज को तो अलग ही किया, तो वो करीब होता हुआ तो कौन लग रहा है कि हम वापस बेहतर होने जा रहे हैं दुनिया। तो आई थिंक ये वाला एक फैक्टर है जो मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज का स्पेसिफिक, अगर आप मुझसे बात करें। हाँ, एक इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर दुनिया भर में टर्मोइल आ रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अपना कैपिटल यूएस में पार्क करें, उनको कहीं ना कहीं तो पार्क करना पड़ेगा। वो कैश तो रखेंगे नहीं, या तो वो एक्विटीज़ में डालेंगे। अब एक्विटीज़ भी अगर डाउन हो रही हैं तो दुबई की मार्केट अट्रैक्टिव ऑप्शन है। अगर उनको वहाँ लगता है कि वहाँ पे अभी भी इन्फ्लक्स होगा लोगों का, तो डिमांड रहेगी, तो एक ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास ये है कि भाई हम दुबई में अपना कैपिटल पार्क करें। तो एक इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, हो सकता है हम गलत हो बिल्कुल भी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो इकोनॉमिक ये जो क्रॉस करंट्स होता है ना, ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपके लिए प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई अगर यहाँ पे ये क्राइसिस है तो उसका इम्पैक्ट इस मार्केट पे क्या पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका तो मूव होता रहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। हाँ, एक चीज मैं और ऐड करूंगा, ह्यूमन साइकी ये है कि वो सर्वाइवल पे ज्यादा एक्टिव होती है और ग्रीड पे कम एक्टिव होती है। दुबई में अगेन मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से जो मेजोरिटी ऑफ पैसा मूव हुआ है ना, वो सर्वाइवल मनी है, कि अगर मैं मूव नहीं करूंगा तो ये कम हो जाएगा, ये डूब जाएगा,
मेरा एक्सेस खत्म हो जाएगा इस पैसे का, तो यहाँ से तो निकालना ही निकालना है, वहां से तो यहाँ तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं जिन जिन जगहों पे मैं मौजूद हूँ, जिन जिन मुल्कों के अंदर मौजूद हूँ, वहां पे मुझे कोई ऐसी होप नजर आ रही है कि बहुत मुझे सिग्निफिकेंट। और अगर मैं दुबई को उठाता हूँ, अपने मुल्क से कंपेयर करता हूँ, जो कि मैं कहीं पे भी हो सकता हूँ दुनिया के, तो अपने नंबर तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आते। हाँ, अब जैसे लेबनान है ना, लेबनान में कितना कब से क्राइसिस आया हुआ है, तो जो वेल्दी लेबनीज होंगे उन्होंने तो बहुत पहले अपना कैपिटल मूव कर लिया होगा। वेल्दी भी, और इवन जो भागे हुए लोग हैं, जिनका सर्वाइवल है, मिडिल क्लास लोग हैं, हम्म, उनके पास तो वही एसेट्स है ना, वो क्या करते। तो अब आप बिल्कुल। बताइए कि जो इस तरह के क्राइसिस से पैसा आया हुआ है, और अगर उस वहां पे इंक्रीज हो रहा है, हम कह रहे हैं ना दुबई में, तो दुबई में खरीदने वाले इन्वेस्टर्स थोड़ी हैं सारे। दुबई में खरीदने वाले तो आधे ये लोग हैं जो अपना पैसा बचा रहे हैं उस जगह पे जाके, क्योंकि अगर हम्म, उन्होंने नहीं बचाया, तो उनके लिए अगर वो 2 रुपए ऊपर भी खर्च कर लेते हैं, 2 रुपए खर्च भी कर लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो 2 रुपए ही खर्च हो रहे हैं ना, वहां तो वो जीरो हो जाता पैसा, हाँ, जहां से पीछे अगर 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 छोड़ देते तो दुबई में सिर्फ एक, इन्वेस्टर का पैसा नहीं लगा हुआ, दुबई में हाँ, माइग्रेशन का पैसा लगा हुआ है, हिजरत का पैसा लगा हुआ है। उससे आप कैसे और कॉम्पीट कर सकते हैं उस हिजरत के पैसे को कि जी हाँ, रेट ऊपर चढ़ गया है, तो इतना रेट ऊपर नहीं जाना चाहिए था भाई। और सबसे एक यूनिक पॉइंट इस दफ़ा ये है कि हमेशा से जो भी इमिग्रेंट्स आते थे वो टेम्परेरी तौर पे आ जाते थे ना, वो आते थे, काम करते थे, फिर चले जाते थे। अब जब से ये गोल्डन वीज़ा शुरू हुआ है, तो वो जो टेम्परेरी इमिग्रेशंस का जो एक खौफ था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यानी कि अगर कोई अब चाहता है वहाँ पे अपनी सारा कैपिटल लेके, उसको एटलीस्ट ये फ़िक्र नहीं है कि यार मुझे 2 साल बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी जॉब नहीं रही। तो अब वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है, तो कैपिटल भी उसी हवाले से लॉन्ग टर्म स्टे करेगा मोस्ट लाइकली, ये जो गोल्डन वीज़ा की वजह से जो चेंजेज़ आई हैं। और वैसे भी इन्वेस्टर के लिए तो ये कहते हैं ना कि आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हैज फंड्स हैं, और ये सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको फॉलो करें, देखें ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ब्लैक स्टोन कहाँ कर रही है, ब्लैक रॉक कहाँ कर रहा है, ये टॉप हैज फंड्स क्या बातें कर रहे हैं, इनको देखें। ये कोई उस पर जाएंगे इमोशन उसके ऊपर कि नहीं नहीं वहां सब चल रहे हैं, हम चले जाते हैं, हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ तो हो ही नहीं सकता, पूरे पूरे बोर्ड्स बैठे हुए हैं, वो उसको एनालाइज कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं हुँ, करना चाहिए। और ये वो कंपनीज हैं जिनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। हुँ, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है ना सबसे, और ये कि जी कल सुबह बादशाह सलामत का मूड चेंज हुआ, लॉ चेंज हो गया। ये भी एक है ना, पीछे हमेशा ये रहा है, इन मार्केट्स के बारे में हमेशा से अजम्पशन थी ना कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और पीछे हुआ भी है बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों इतना सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब बात ये कि अभी हम बात तो यहाँ दुबई की कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो हम बात पूरे जीसीसी की नहीं कर रहे हैं। हुँ। दुबई उस हवाले से थोड़ा-सा ये है कि उसने अपने आप को काफ़ी मॉडर्न कर लिया है। यानी कि जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि भई बादशाह सलाम का मूड चेंज हो गया और लॉ चेंज हो गया, तो ये अभी भी सऊदीया में तो पॉसिबल है, लेकिन शायद दुबई में बहुत हद तक कम हो गया है। मेरे ख्याल से अब सऊदी अरबिया में भी पॉसिबल नहीं है, मेरा अच्छा। ख्याल है ओमान में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी आती है जेब से, हुँ, और जेब में जब नहीं है पैसे, तो दे कांट बी द चूजर्स। हुँ, तो वो जो पावर थी ना चूज करने वाली, वो ऑयल देता था इनको। अब ऑयल क्योंकि 15-20 सालों के अंदर जो है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जो भी है, राइट। तो वो इनको इनको पता है, इसीलिए जैसे ओमान का मैं जिक्र करूं, मैंने इतनी स्पीड से ओमान चेंज होता हुआ नहीं देखा है। तेरह इवन साल हो गए सऊदी मुझे। भी। हाँ, तो ऑब्वियसली सऊदी तो मेरा क्योंकि नहीं है वो आना जाना है वो, लेकिन सऊदीज को तो फिर भी मैं कहूंगा उस मामले में एग्रेसिव और तेज, और वो तो होंगे बिल्कुल। ओमान इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री। हुँ। अभी मेरी कुछ कल की बात है, बल्कि मैं अपने कोलीग से बात कर रहा था, वो लेबनीज़ है, यहाँ ये कनाडा में होता है, तो वो भी सऊदी में रहा है। तो कह रहा था कि यार मुझे यकीन नहीं आया कि सऊदी अब इतना चेंज हो गया कि उसने इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी थी। औरत थी वो, कोई स्वीडिश औरत थी शायद, और वो बाइक पे पूरा बाइक अकेले सऊदी में रोड रोड सफ़र कर रही है। और कोई उसने हिजाब वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ, बिल्कुल मॉडर्न ड्रेसिंग के अंदर। तो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं था पहले सऊदी के अंदर। लेकिन ऐसे अब ही वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है अकेले, तो इसका मतलब सऊदी बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दुबई पे वापस आते हैं। हुँ, हमने बात की था उसकी कि एक तो वो रेंटल इंडेक्स इन्होंने लॉन्च कर दिया था,
दूसरा जो चेंज आया है ना, वो चेंज ये है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है, उसने लोगों को ये कहा कि हम तुम्हें 25-75 का होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, कि आप 25% आप पे करो, 75% जो है वो बैंक पे करेगा, जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं वहां पे। पहले ये होता था कि वो 25% पे करते थे, फिर डीएलडी फीस होती है, ठीक है, फिर 4%। 2% कमीशन होता है उसके ऊपर, और फिर बैंक के भी कुछ चार्जेस होते हैं, राइट। तो ये 3 चीजें होती थी जो कि जो कंज्यूमर था वो ये कहता था बैंक से कि यार मैं तो, मेरे पास तो 25% है, बाकी सब जो है ना तुम मॉर्गेज में डाल दो। तो वो 75 वाला जो मॉर्गेज है वो 82 पे पहुंच जाता था, क्योंकि वो भी ऐड कर लेता था। अब इन्होंने कहा नहीं, 32 तुम लाओ, 32 33 जो भी बनता है तुम लाओ, हम तुम्हें सिर्फ 75 देंगे। तो वहां उन्होंने मेजर करके पीछे पीछे खींचा है अपने आप को, और स्ट्रिक्ट किया है अपने आप। तो अब ये जो छोटे छोटे जो लेवर्स है ना, ऑप्टिमाइजेशन के जो लेवर्स है छोटे छोटे, आपको कहने को तो अच्छा सिर्फ ये कर दिया, इसका इम्पैक्ट है इम्पैक्ट आएगा। मार्केट हाँ, के ऊपर। ये बिल्कुल। मैसेज है लोगों को कि भाई हम तुम्हें इतना लिवरेज नहीं देंगे, हम पीछे हट रहे हैं, तुम अपने आप को वो बनाओ, वर्दी बनाओ हाँ, और ऐड करो उसके अंदर। तो लोग जो सोचते हैं अरे यार मुझे तो कोई भी लोन मिल जाएगा, अरे इतना तो मिल ही जाता है, वो फीलिंग चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फीलिंग चेंज कर रहे हैं तो उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब ये छोटे छोटे लिवर्स इन्होंने ऐड करने शुरू कर दिए। और अभी जब इन्होंने ये शुरू किए, अब एक और भी खबर आपको बता दें, शायद बहुत से लोगों ने ना देखी हो, क्योंकि लोगों को देखना भी यही चाहिए। लोग देखते हैं यार चढ़ गई मार्केट, चढ़ गई मार्केट, चढ़ गई मर गई, वाह 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 वाह, ये बीच में खबरें आती हैं और ये गायब हो जाती हैं, इस पे ज्यादा कोई बात ही नहीं करता। हाँ, और असल चीज है इन्हीं पे बात करना। अब रेंटल बिल्कुल। इंडेक्स के ऊपर आप जाकर इंटरनेट पे देखें कितना लिखा हुआ है, और चढ़ गई मार्केट, क्या क्या रेट है, आज क्या हुआ, कितना लिखा हुआ है। तो तो ये लोगों को है एक मैसेज कि अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री को, तो उसकी ये वाली खबरें कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, किस हाँ, चीज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है, फंडामेंटल्स इनको नजर पढ़ें, जरूरी है। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को चेंज करते हैं। हाँ, तीसरा मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि सर्विस चार्जेस 10% इंक्रीज हो रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। दुबई के अंदर। अब 10% सर्विस चार्जेस का मतलब ये है कि अगर 5.4% का आपका नेट यील्ड थी, तो 4.8 4.9 पे चली जाएगी। तो ये तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन नहीं करती है सर्विस चार्जेस को ना, मेंटेन? ये भी रेरा कंट्रोल करता है अच्छा, जी। लेकिन ये चलो रेरा तो उसका एक रेट तय करता होगा, लेकिन जो उसको रन कर रहा है वो तो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगी ना? देखें, वो सारा काम आप ही करेंगे, ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन ही करेगी, लेकिन जब वो जाएगी ना ऊपर अप्रूवल के लिए, हाँ, तो वो जो बैठे हुए हैं वो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों किया, इसको कम करो, बढ़ाओ, ये करो। तो वो कंट्रोल में गवर्नमेंट के ही है। अगर अच्छा। अगर उन्होंने सर्विस चार्ज अप्रूव नहीं किया, अभी भी आप जाइए डीएक्सबी इंटरनेट जो गवर्नमेंट जो डाटा देता है, वो आपको बता देगा किस जगह का कितना रेट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि भाई इस बिल्डिंग का इतना रेट होगा, इस बिल्डिंग का इतना रेट होगा। तो ये भी उनका कंट्रोल मेजर है कि अब आने वाले अच्छा। उसके अंदर ऑब्वियसली जो एयर कंडीशनिंग के बगैर वो जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट जो है वो हो रही है। फिर आपको याद होगा लास्ट ईयर बारिशें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डैमेज हुआ था पीछे बारिशों की वजह से, तो वो हाँ, भी ऑब्वियसली तो एक उसकी एक कॉस्ट एक रिकवर करनी है। एक एक हाँ, एक फैक्टर है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं। तो 10% आप फिर कहेंगे कि अगर 10% है तो उसका इम्पैक्ट किस पर जाएगा, इन्वेस्टर के ऊपर जाएगा, हाँ, रेंटल यील्ड पे आएगा तो ऑफ रेंटल कोर्स। यील्ड के ऊपर जाएगा, रेंटल यील्ड के ऊपर जाएगा। तो आप हाँ, किस तरह से आपने तो ये कैलकुलेट। 10% इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर किए हैं या अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी भाई बिल्डिंग्स हैं सब अभी पे तो सिर्फ 10% मिल खबर जाएगा? आई है कि अगले साल 10% इंक्रीज हो अच्छा, जाएगा। अच्छा, होगा। और दुबई में जनरली होता ही है कि वो खबर आती है, और फिर आहिस्ता 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 फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि रिएक्शन भी तो चेक करते हैं ना कि किसका कितना हम्म। रिएक्शन आता है, क्योंकि छोटा मोटा तो चीज है नहीं। इन्वेस्टर्स हाँ। का वो भी रिएक्शन भी देखना है, वो भी बहुत जरूरी है, नाराज भी नहीं कर सकते हम्म। और खुश भी रखना है, दोनों काम मुश्किल है। तो अभी की वो ये थी। और तो ये कई 2-3 चीजें इस तरह की हुई हैं, और मैं लोगों से ये कहूंगा कि जरा आप मॉनिटर करें इस साल, मार्केट थोड़ी सी इसी तरह से छोटी छोटी चीजों के ऊपर करेक्ट होती रहेगी, जो कि बहुत हेल्दी है। हम्म। क्यों हेल्दी है,
क्योंकि खुद कर रहे हैं। कहीं बाहर से कोई हवा नहीं आई हुई जो मार्केट को ऊपर शेक कर रही है, कुछ कर रही है। हाँ। इन्वेस्टर घबरा जाएंगे, अरे ये तो गिर गई गिर गई गिर गई, अरे ये हो गया। और एक सेगमेंट जो मिस आउट हो गया था, मिडिल क्लास वालों का सेगमेंट, जब पाकिस्तानी मुझसे पूछते थे, मुझसे बताइए ऐसी क्या पैसे क्या बात है, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग थे, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, मुझे बताते हुए अजीब लगता था। मैंने कहा था ये 13 करोड़ का है, ये 14 करोड़ का है, ये 9.5 करोड़ का पड़ेगा, ये 18 करोड़ का है। तो मैं वो सोचता था, मैं कहता था भाई क्योंकि करेंसी भी गिर गई है, दुबई का रेट भी इंक्रीज हो गया है, तो अब ये वाला जो फैक्टर है, ये कोई छोटा मोटा फैक्टर तो नहीं था, यू नो, प्राइसिंग का। तो अब लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा इस मार्केट के बारे में। और अच्छा है कि मार्केट छोटी छोटी इस पे ना ऑप्टिमाइजेशन हो रही है बेसिकली, सुने हाँ, ना लेकिन टाइट। उसमें ये भी है ना कि जो इन्वेस्टर हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं प्रायोरिटी के ऊपर ना। खासतौर पर अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो ये कहेंगे यार अच्छा मार्केट चेंज हो रही है और इस तरह की चेंजेस आ रही हैं, इसका मतलब जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो इम्पैक्ट होगा। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे उन इन्वेस्टर्स को कि जो अभी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें? Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. यार एक तो मैं ये कहूंगा कि दुबई को इन जनरल कोई बात नहीं कर सकता, मैं भी दुबई की इन जनरल बात नहीं कर सकता कि वो ऊपर चढ़ेगी नीचे बैठेगी ये होगा। दुबई की मार्केट जो है ना, वो बहुत सारी मार्केट्स को जमा करके एक मार्केट बनी हुई है। यानी जेवीसी एक अलग मार्केट है और दुबई हिल्स अलग मार्केट है और दुबई साउथ एक अलग मार्केट है और वो सब अलग मार्केट है। तो आपको इनमें से पिक एंड चूज करना है कि आपको कौन सी मार्केट समझ आती है और किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आती है। वो डिपेंड ही करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन ही अब आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको उन मार्केट में जाना चाहिए जो मार्केट इस वक्त अभी डेवलप नहीं हुई। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे डाउनटाउन में मिल जाएगी तो शायद थोड़ा से लेट हो गए हैं आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। हाँ, रेंटल मिल जाएगा, लेकिन क्या रेंटल में भी इतनी ग्रोथ मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी, ये सवाल है करने का। तो आपको अब स्पेसिफिक एरिया का दुबई के अंदर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा समझने के लिए, ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो जो भी आ रहे हैं वो इस हिसाब से उसको देखें। कैपिटल एप्रिसिएशन बिल्कुल है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लोगों को गाइड कर रहा हूं, कुछ इन्वेस्टर्स को, और हमारे पास हमने कुछ निकाली है ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हमें लग रहा है कि मुझे तो कोई रीजन नजर नहीं आ रहा उसके अंदर के कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगी उसकी, या कैश फ्लो नहीं होगा उसका। तो लेकिन कुछ एरियाज में मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा उन एरियाज को, क्योंकि वो सूट ही नहीं करते उस हिसाब से। हमें लग रहा है कि वहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन इतनी नहीं हो सकती जितनी पीछे पीछे हुई थी। और एक चीज मैं और भी ऐड करूं, जरूरी है लोगों को समझना, इस वक्त जो पूरा दुबई बिक रहा है वो बिक रहा है 2020 पे, 2020 2021 2020 2021। देखें 4 साल में क्या हुआ, देखें 5 साल में क्या हुआ, देखें 4 साल में क्या हुआ, 5 साल में। वो रिसेंसी बायस लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किया था, मैं दोबारा इसको हाईलाइट करूंगा क्योंकि अभी यही सबसे बड़ी मुझे वो क्या कहते हैं ना, की नजर आ रही है लोगों की, कि वो इसी की को घुमाए जा रहे हैं, इसी की को वो की लगाते हैं घुमा देते हैं। देखो 4 साल पहले क्या हुआ था या 2 साल पहले क्या हुआ था, वो था ग्रीडी होने का टाइम, लालची होने का टाइम। 2020 में जब सब लोग डरे हुए थे तो उस वक्त लालची होना चाहिए था। इस वक्त सब लोग लालची हैं तो डरना चाहिए। और अगर आप डर के कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे दुबई में, आप कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आप लालच में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद, ऑब्वियसली प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये कि चांसेस ये हैं कि शायद आप थोड़े से परेशान हो, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ी ऊपर चीजें आई तो वो शायद आपको परेशान करें। तो अपनी ड्यू डिलिजेंस को 100% रखिए, अपनी कॉमन सेंस को इंटैक्ट रखिए,
चारों तरफ लोगों से बात कीजिए और डरते डरते इन्वेस्ट कीजिए, डरते डरते, क्योंकि मार्केट चढ़ी हुई है, तब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये दूसरा मेरा पॉइंट था। नहीं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, क्योंकि दुबई की मार्केट जो है ना वो हमेशा से काफ़ी एक अट्रैक्टिव मार्केट रही है फॉरेन कैपिटल के लिए। और अब क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें अनाउंस की हैं गोल्डन वीज़ा के हवाले से, तो उसने और ज़्यादा मार्केट को खोल दिया है इंटरनेशनल कैपिटल के हवाले से। तो काफ़ी कैपिटल तो मूव हो चुका है ऑलरेडी, इसकी वजह से मार्केट चढ़ गई है। और अब मज़ीद क्या चेंजेस हो सकती हैं वो अब टाइम बताएगा। लेकिन जो आपका पॉइंट है वो यही है कि जो भी इन्वेस्टर जो सोच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कि ताकि अगर वो अपना कैपिटल लगाएँ तो उनको पता हो कि भाई मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले 2, 3, 4, 5 साल के अंदर। अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन का सोच के कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा-सा होराइज़न बढ़ाएँ, और साथ-साथ जो है आपको रेंटल यील्ड भी जो है वो मिलती रहेगी। बिल्कुल सही है। होल्डिंग पावर पे रखें कि मैं होल्ड कर हाँ, सकूंगा। वो किसी ने कहा था ना, मुझे कोई साहब थे बता रहे थे कि वो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग जो है ना वो बेसिकली स्टमक का गेम है, आप कितना होल्ड कर सकते हैं। हुँ, इंटेलिजेंस का इतना गेम शायद ना हो, लेकिन हाँ, होल्ड करने का गेम है। अगर आपने बुरे वक्त में होल्ड कर लिया और अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में की हुई थी, तो यू वुड बी द विनर। लेकिन अगर हाँ, वो गिरेगी मार्केट और आपने पैनिक में आके कुछ मसले मसाइल खड़े कर दिए, तो फिर आपके लिए आपको परेशान करेगी। तो यहाँ हम बिल्कुल। क्या कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, वो ये कि जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के ऊपर। हाँ। अक्सर इन्वेस्टर मुझे यही कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि भाई यार साफ-साफ बताओ ना कौन सा प्रोजेक्ट है, कितने का प्रोजेक्ट है, क्या तुम इधर-उधर की बातें कर रहे हो? तो मैं जवाब में ये लिखता हूँ कि भाई आपको खुद जो है वो ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चेंजेज़ आ रही हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के, और जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, उनके क्या इम्पैक्ट हैं। फिर जाके आप एक सेंसिबल डिसीजन ले सकते हैं ना। आप इस तरह तो आपको कोई टकर जाएगा, कोई एजेंट कहेगा हाँ यार ये प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन है, इसमें इतना आरओआई है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। आप बगैर सोचे समझे जो है उस एजेंट की बेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर बाद में रोएँगे अगर वो जो है कामयाब नहीं होती है तो। दुनिया में कितने ट्रंप हैं? दुनिया में कितने वॉरेन बुफे हैं? कितने हैं? एक एक बिलियन, हाँ, 1 मिलियन, कितने हैं? नहीं है ना? एक ही है। हुँ, नहीं है ना? क्यों नहीं है? हुँ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वॉरेन बुफे जो है वो जब इन्वेस्ट करता है तो वो सब पढ़ लेता है उस कंपनी के बारे में। जितनी इंफॉर्मेशन शायद कंपनी के अपने लोगों को नहीं पता होती, उतनी वॉरेन बुफे को पता होती है उस कंपनी के बारे में। हुँ, वो पूरी रिसर्च करता है और कहता है मैं कंपनी में शेयर खरीदने जा रहा हूँ, शेयर मैं इसका पार्टली ओनर बनने जा रहा हूँ। तो अगर मैं एग्ज़ैक्टली। ओनर हूं, तो मुझे सब पता होना चाहिए। हाँ, तो वो इतना पढ़ता है उसके बारे में, तब और जाके जब आज आपको वॉरेन वॉरेन बुफे बना है। एग्ज़ैक्टली, और जब आपको इतनी कन्विक्शन होती है ना किसी भी एसेट के बारे में, तो फिर अगर डाउनटर्न आता भी है तो आपको पता है कि यार इसकी ट्रू वर्थ इसकी ये है। क्या बात बताई वो आपने! ओवर टाइम जो है वो रिकवर हो जाएगी। ये हाँ, बात है। पॉडकास्ट में और सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट बात यासीन ने अभी की है कि हाँ, जब और वो अगर आपने बैठेगा अभी ना स्पेकुलेशन के और बेस पे की अच्छी होगी ना। इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो हाँ, आप कहेंगे यार ये दोबारा से उठेगा, ये तो अभी अभी वो चल रहा है, एग्ज़ैक्टली। हर्ड मेंटेलिटी चल रही है ये। वो कहते हैं ना, डोंट थ्रो द बेबी विद द टॉवल, है ना? तो वो ये एनवायरनमेंट के अंदर तो वो गंदे टॉवल के साथ बच्चे को भी फेंक देते हैं, क्योंकि डरे हुए होते हैं सारे के सारे, हाँ, है ना? अच्छा, लेकिन ऑपोजिट सिलसिला ये होता है कि जब सेल लगती है तो सब कूद जाते हैं। रियल एस्टेट में नहीं है ये, यानी हाँ, सेल लगेगी तो सब हाँ, कूद जाएंगे और सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है। लेकिन रियल एस्टेट में जब सेल लगती है तो सब भाग जाते हैं, सब हाँ। पीछे हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ तो लगा ली तो बस दुनिया खत्म हो गई हमारी। तो ये बड़ा अजीब सा सिलसिला है, क्योंकि और फिर ये कोविड भी ना कि जो लोग गुजर चुका स्पेकुलेशन है। के बेस पे करते हैं ना डिसीजन, किसी ने बस भेड़-चाल के तौर पे देख के डिसीजन ले लिया। अब जैसी मार्केट थोड़ी-सी आगे-पीछे हुई, तो वो फिर घबरा जाते हैं और कहते हैं यार ये तो बस मेरा तो पैसा डूब रहा है, बस जल्दी-जल्दी इसको बेचो और निकलो बाहर। तो वो तो उन चीज़ों से बचें। एक चीज और अभी आपने कही और मेरे दिमाग में उससे न्यू किया है। मेरे ख्याल से हमें एक पॉडकास्ट इस पे करनी चाहिए कि जाहिर सी बात है, मैं सबके साथ तो ये बात मैं नहीं कर रहा, बट मैं प्रॉब्ली 90% लोगों से जो ऑडियंस में बैठे हैं उनसे मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको रियल एस्टेट ना इन्वेस्ट करना आता है और ना उसको मैनेज करना आता है। अगर आपने की भी हैं तब भी नहीं आता। मैं पिछले यानी रियल एस्टेट में एंटर होने से पहले अभी
जो जीसीसी का रियल एस्टेट और ये सारा करने से पहले मेरे पास भी कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैंने भी खरीदी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन जब मैं डीप डाउन गया हूं देखने के लिए, तो यकीन कीजिए मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। जिस तरह माशाल्लाह से यासीन जो जॉब कर रहे हैं, बड़ी स्पेशलाइज जॉब है, राइट? हर कोई बंदा नहीं कर सकता। इसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये एक ये परसेप्शन है लोगों के दिमागों परसेप्शन में, है कि जी वो, बहुत आसान है ये। हाँ, और लॉटरी के टिकट्स हैं सारे, हुँ। यहां लगा दो तो ये मेरे अब्बा ने ली थी 10 लाख की, आज 10 करोड़ की बन गई है। मतलब उन अजम्पशंस की बेसिस पे आप जब फॉलो करते हैं उन अजम्पशंस को, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये वक्त आपके अब्बा का वक्त नहीं है जो आज से कोई 60-70 साल पहले था। हाँ। इस वक्त मार्केट इतनी तेजी से चेंज होती है, खबर के ऊपर दुनिया चेंज हो रही है, राइट? एआई, ओपन एआई का हम जिक्र कर रहे थे, ओपन एआई फारिग कर दिया उसने डीप सीख ने आके हुँ। उसको। तो ये भी एक पॉडकास्ट करेंगे और उसमें हम ये बताएंगे लोगों को कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपको खरीदना नहीं आता। हाँ, इस पे डिटेल्स में थोड़े से आप वो जो फंडामेंटल्स है ना, उन पे हम थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे कि भई वो क्या चीज़ें हैं जो एक आम आदमी नहीं देख पाता। यानी कि एक आम आदमी खबर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है या न्यूज़ वेबसाइट पे देख रहा है। वो देख रहा है, ओह हो! 12% इंक्रीज़ हो गई सेल्स वॉल्यूम, बस मैंने तो आज ही जो है ना कॉन्टैक्ट करना है एजेंट को और मैंने बुक कर लेना है। लेकिन आपने क्या चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही बिहाइंड द सीन, वो आपने देखना है। तो उन पे आप एक नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा-सा डिटेल में जरूर जरूर, बताइएगा। मैं कह रहा हूं एक खास तौर पे ये एपिसोड करेंगे और उस पे हाँ। मैं चाहूंगा लोग डिबेट करें हमारे साथ इस चीज पे कि आप गलत कह रहे हैं और ये हो वो। क्योंकि हुँ। ऑब्वियसली मैं भी सीखूंगा इससे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ सीख वो करना आता है, लेकिन मुझे क्योंकि अजम्पशन था कि मुझे पता था कि रियल एस्टेट कैसे खरीदी जाती है, वो हाँ। अजम्पशन मेरा अभी जो जीसीसी के ऊपर काम करके, वो अजम्पशन मेरा खुद अपना ब्रेक हुआ है और मुझे पता हुँ। चला है कि मुझे नहीं आता खरीदना। पता नहीं मैंने कैसे खरीदा, क्या किया है और कैसे डुबोया अपना पैसा। हुँ। तो इसलिए ये एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हम ये लोगों को बताएंगे यार। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट बाद वाली एपिसोड में, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड मैंने आपसे बात करनी है ये जो गोल्डन वीज़ा की सारी स्कीम्स है ना, मुख्तलिफ जीसीसी कंट्रीज़ की, उन उनमें हम हाँ, उनमें हम वन बाय वन जो है इनको डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि वो कह रहे थे कि यार हमें बताएँ कि किस कंट्री में क्या मिल रहा है और कितने मिल रहा है। तो वो एक कलेक्शन हो जाएगा पूरी जितनी भी रेज़िडेंसी वीज़ाज़ हैं उनका, कि भई वो कौन से जीसीसी कंट्रीज़ है जहाँ पे मिल रहा है, किस इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है, कौन से तरीके हैं, रियल एस्टेट भी है, रियल एस्टेट के अलावा भी तरीका है जैसे दुबई में है, तो उन पे हम एक डिटेल से बात कर लेंगे। बिल्कुल सही है, हम टैक्स पे भी बात करेंगे, हाँ, सारे टैक्सेस क्लियर करेंगे। कॉर्पोरेट ठीक है। टैक्स क्या है, रेंटल टैक्स क्या है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, इनहेरिट, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज है ना कि उन्होंने कहा टैक्स नहीं है, क्या जाओ हुँ, जरा किसका मुल्क में कहाँ का कितना टैक्स है, सब उस पे। तो बहुत टैक्स तो सारे एक बहुत टॉपिक। हाँ, टैक्स तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं दुबई में प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ, वहाँ पे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम जब रेज़िडेंट हो यहाँ पे तो तुम्हें टैक्स यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी पे करना है, तो और हम चाहेंगे ना किसी को फिर इनवाइट भी कर लेंगे किसी अपने उसके ऊपर, किसी टैक्स हाँ, एक्सपर्ट को बिल्कुल। उस एक्सपर्ट को भी, क्योंकि मेरे हाँ। पास कुछ क्वेरीज आई हुई हैं मुख्तलिफ जगहों से, और वो जाके मैंने उनको ये एडवाइस किया कि पहले जाके अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करें। हुँ, उनकी तरफ से आपको जब ग्रीन सिग्नल मिल जाए इन चीज़ों का, क्लैरिटी आ जाए, तो फिर आप जीसीसी की रियल एस्टेट देखिएगा, क्योंकि हाँ, हमारे पास तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ के उसकी टैक्स की, लेकिन जितनी है वो आपको काम नहीं देगी। तो अब अपने होम कंट्रीज में पहले वो टैक्स चेक कर रहे हैं कंसल्टेंट्स हुँ, के साथ। हाँ। तो चले, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुस्लिम भाई। फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा भाई, थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज।